अस्सलाम वालेकुम। मैली चादर मेरी आज की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अम्मा बरकते की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। सारी कायनात जैसे चुपचाप चादर ओढ़े सो रही थी और सरे शाम खराटे लेने वाली अम्मा बरकते अभी तक अपनी चारपाई पे करवटें बदल रही थी। उसने कुछ ऐसा मंजर देख लिया था जो उसकी आंखों के सामने से हट के ना देता था। बेचैनी पल पल बढ़ती जाती थी। बार बार काली चादर में लिपटा हुआ सरापा उसकी नज़रों के सामने आ जाता और वो बेचैन होकर करवटें बदलने लगती। उसके जहन में यही सवाल गूंज रहा था कि काली चादर में लिपटी वो कौन औरत थी जो नए किराएदार मोइन की बैठक से निकलकर बाजार जाने वाली गली में मुड़ गई। उस औरत के कदमों की तेजी और चाल की लड़खड़ाहट अम्मा बरकते को नए किराएदार से उसके ताल्लुक के बारे में बताने को काफ़ी थी। दरअसल अम्मा बरकते उस वक्त ठेकेदार साहब के घर से उसे पोते की पैदाइश पर मुबारकबाद देकर वापस आ रही थी। ठेकेदार के यहाँ 7 साल बाद पोते की पैदाइश हुई थी। पूरे मोहल्ले में जश्न का समा था। ठेकेदार साहब का घर गली के सबसे आखिर में, जबकि किराएदार की बैठक गली के आखिर वाले घर के बिल्कुल सामने थी। जो ही वो ठेकेदार के घर से निकली, उसे क्या देखा, कोई औरत किराएदार के बैठक से निकली, तेजी से बाजार जाने वाली गली की तरफ मुड़ गई। उसने अपना चेहरा चादर में ढांप रखा था। अम्मा बरकते को यकीन था कि उसने अम्मा बरकते को नहीं देखा क्योंकि उसकी पीठ अम्मा की तरफ थी, मगर अम्मा बरकते उसकी मुकम्मल नकलो हरकत देख चुकी थी और अम्मा बरकते अपने मोहल्ले में मौजूद इस औरत की दीदा दलेरी पे वहीं हैरान परेशान खड़ी रह गई थी। घर आकर भी कितनी देर सर थामे यही सोचती रही। रात का खाना भी नहीं खाया। फारिया ने 3 बार आकर पूछा, अम्मा खाना ले आऊं? मगर उसने इनकार कर दिया। जी नहीं चाह रहा, आज भूख नहीं। फारिया भी हैरान थी कि आज अम्मा को क्या हो गया जो खाना भी नहीं खा रही, परेशान भी लगती है और कोई बात भी नहीं कर रही। बर्तन समेटकर फारिया सोने चली गई, पर अम्मा सारी रात ना सो सकी। उसका जहन सारी रात इसी उधेड़बुन में रहा कि आखिर वो औरत कौन थी। अम्मा बरकते दरअसल पूरे मोहल्ले की बड़ी जानी पहचानी शख्सियत थी। लोग उसे बड़ी सियानी औरत समझते थे। बेवा थी, 2 दुकानें किराए पे दे रखी थी जिनके किराए से गुजर बसर करती थी। एक ही बेटी थी जिसकी शादी के लिए आजकल कोशिशें कर रही थी। ये मोहल्ला एक आम और पुराने तर्ज का था जहाँ तकरीबन सब लोग एक जैसे होते हैं। किसी का कोई राज नहीं रहता। सब एक दूसरे के हालात से वाकिफ होते हैं और वाकिफ ही रहते हैं। जहाँ लोग अपनी जहालत के बाइस अपने घरों से ज़्यादा दूसरे के घरेलू मामलात में दिलचस्पी रखते हैं। अम्मा बरकते का सब लोगों के घरों में आना जाना था। सब लोग उसकी इज्जत भी करते थे। हालांकि उसकी एक आदत बहुत बुरी थी। वो किसी भी बात को बेवजह बढ़ा चढ़ा कर बयान करती। इस आदत के बाइस कई बार उसे शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा था, फिर भी अपनी आदत से बाज ना आती थी। अब जिस दिन उसने इस नए किराएदार की बैठक से काली चादर वाली औरत को निकलते देखा, उसके दिमाग ने उसी दिन से कहानियां बनानी शुरू कर दी। एक पल उसे सुख का नसीब नहीं हो रहा था। इतनी फरागत भी शायद इंसानी दिमाग के लिए अच्छी नहीं जितनी अम्मा बरकते को हासिल थी। सो वो दिन रात बैठी कहानियां बनाने में मसरूफ़ थी। उसे ये अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था कि उस रात बैठक से निकलने वाली कोई औरत थी या लड़की, और अगर लड़की थी तो इस मोहल्ले के बाहर की कौन सी लड़की हो सकती है। बहरहाल उसे इस बात का अब मुकम्मल यकीन होता जा रहा था कि वो लड़की अम्मा बरकते के इसी मोहल्ले की थी। मोहल्ला छोटा सा था, गिने चुने घर थे। सो हर वक्त वो इसी उधेड़बुन में रहती कि अगर मोहल्ले की लड़की थी तो कौन सी लड़की थी। जबकि नए किराएदार मोइन को इस मोहल्ले में आए भी 2 माह ही हुए थे। वो किसी फैक्ट्री में मुलाजिम था। देखने में बड़ा खूबसूरत और शरीफ था। अगरचे नया आया था, फिर भी मोहल्ले वालों के दुख दर्द में शरीक होने की पूरी कोशिश करता। उससे पहले भी इस बैठक में कई किराएदार आकर रहे थे, क्योंकि बैठक बनाई ही किराएदारों के लिए गई थी, मगर मोहल्ले वालों को कभी भी किसी से कोई शिकायत न हुई थी। ये बैठक सराजदीन दूध वाले की थी। चूँकि आज तक मोहल्ले वालों को उससे कोई शिकायत न हुई थी, इसलिए कभी किसी ने सराजदीन से बास पुछ नहीं की कि वो गैर आदमियों को इस मोहल्ले में क्यों जगह देता है। कुछ यूँ भी था कि इससे पहले आने वाले तमाम किराएदार उधेड़ उम्र के थे।
شادی شدہ تھے، کسی قریبی دیہات سے یا قصبے سے کام کرنے شہر آتے تو انہیں کرائے پر یہ ایک مناسب سا کمرہ مل جایا کرتا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اتنا نوجوان حسین لڑکا اس بیٹھک میں کرائے پر آیا تھا۔ اب اماں برکتیں نے جو دیکھا اس کی نیند اڑانے کو کافی تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے محلے میں بھی دن دہاڑے یہ کام شروع ہو چکے ہیں۔ اسے یقین نہ آتا تھا کہ اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ سچ تھا۔ پہلے اس نے سوچا کیوں نہ محلے کے تمام معتبر افراد اکٹھے کر کے سب کو یہ بات بتا دوں۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ کام مجھے خود کرنا چاہیے تاکہ محلے والوں پہ میری دھاک بیٹھ سکے کہ میں کوئی بے پرکی اڑانے والی عورت نہیں ہوں۔ اب اس نے کیا کیا، محلے کی تمام جوان لڑکیوں پہ نظر رکھنا شروع کر دی۔ محلے میں لڑکیاں کتنی تھیں؟ ماسٹر احمد کی بیٹی شاہدہ، صدیق کباڑیے کی بیٹی ریشما، ٹھیکیدار کی بیٹی فریحہ۔ لڑکیاں تو اور بھی تھیں اور باہر آنا جانا بھی رہتا تھا ان کا، مگر اب اماں برکتے کی گھاگ نظر ان سب لڑکیوں کی نقل و حرکت پر تھی۔ وہ ایک ایک کو آتے جاتے بڑے غور سے دیکھتی، ہر ایک کے آنے اور جانے کے اوقات پر بھی اس نے گہری نظر رکھ لی تھی۔ اور پھر ایک دوپہر جب بجلی جانے کے باعث گرمی کے مارے سب کا برا حال تھا۔ محلے کے تمام مرد اپنے کام کاج پہ جا چکے تھے، عورتیں بھی گھر کے کام کاج سے فارغ ہو چکی تھیں۔ اماں برکتیں نے اپنی چارپائی باہر گلی میں نکالی۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسری عورتیں بھی گھروں سے نکل آئیں۔ باہر ہوا چل رہی تھی، سب عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ لڑکیاں بڑی عورتوں سے ذرا ہٹ کر خوشگپیوں میں مصروف تھیں۔ اماں برکتیں نے باتیں کرتے کرتے لڑکیوں کی طرف دیکھا تو چونک گئی۔ صدیق کباڑیے کی بیٹی ریشما، جسے محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی بھی کہا جاتا تھا، اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی، کسی بات پر کھلکھلا کے ہنس رہی تھی۔ ریشما بہت شوخ، بڑی حسین لڑکی تھی۔ بات بے بات ایسے جاندار کہکے لگاتی کہ ارد گرد بیٹھے لوگ چونک کر اسے دیکھنے لگ جاتے۔ اماں کو یقین ہونے لگا، ہو نہ ہو اس کا حسن ہی محلے میں فتنے برپا کر رہا ہے۔ ریشما ہی وہ لڑکی ہے جو کرایہ دار کی بیٹھک میں جاتی ہے، کسی نہ کسی دن تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑ ہی لوں گی۔ اماں کا خون کھولنے لگا۔ اس نے گہری نظر کہکے لگاتی ریشما پہ ڈالی اور پاس بیٹھی فاریہ کو بھی دیکھا، جو ململ کا سفید دوپٹہ اوڑھے اپنی قمیص پہ کڑھائی کر رہی تھی۔ فاریہ اس کی بیٹی بہت کم گو تھی، نہ اونچی آواز میں بولتی نہ کھل کر ہنستی۔ میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی، باپ کا سایہ سر پہ نہ تھا، اس لیے اماں نے اسے کالج میں نہ بھیجا۔ اب اس کے لیے کسی اچھے برق کی تلاش میں تھی۔ اپنی بیٹی کی عادت سے وہ اچھی طرح واقف تھی کہ ہمیشہ نظر جھکا کر بڑوں سے بات کرتی ہے۔ اماں برکتے کو اپنی بیٹی پہ اس لمحے فخر محسوس ہوا۔ اس نے قریب بیٹھی ماسٹر احمد کی بیوی صابرہ سے کہا، کیا وقت آ گیا ہے، قیامت کی نشانیاں تو ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ آج کل کی لڑکیوں میں سے تو شرم و حیا جیسے اٹھ گیا، بزرگوں کے سامنے بیٹھ کے کیسے ٹھٹھے لگاتی ہیں، جانے ماں باپ کی پیٹھ پیچھے کیا کیا گل نہ کھلاتی ہوں گی۔ ہاں تو اور کیا، صابرہ کہاں اماں سے کم تھی۔ اماں کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ اب اس ریشما ہی کو دیکھ لو، اللہ نے حسن کیا دے دیا ہے، ہر وقت یوں دانت نکالے پھرتی ہے کہ جیسے اس سے حسین تو محلے میں کوئی اور ہے نہیں۔ بالکل ٹھیک، اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی شوق بنی رہتی ہے۔ دراصل بات تو ساری تربیت کی ہوتی ہے۔ صدیق بیچارہ سارا دن گلی گلی پھر کر پرانا مال اکٹھا کرتا ہے۔ اس کی ماں تو دمے کی مریضہ ہے، اس نے بیٹی پہ کیا نظر رکھنی ہے، سارا دن کھوں کھوں کرتی رہتی ہے چارپائی پہ لیٹی۔ اسے تو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، جب دیکھو منہ اٹھائے بازار جا رہی ہے، بازار سے آ رہی ہے، جیسے محلے کی لڑکی نہیں مرد ہے۔ سارے محلے کی لڑکیوں کو اس ایک لڑکی نے خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ بھائی کیا کہوں، بڑوں کی باتیں جی کو لگتی ہیں، آج یاد آتی ہیں تو ایک گندی مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے۔ اماں برکتے کی بات صابرہ کے دل کو لگی۔ بالکل ٹھیک کہتی ہو اماں، مجھے تو خود یہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اب بھلا صابرہ کو ریشما کیسے ایک آنکھ بھاتی؟ اس کی بیٹی شاہدہ کے مقابلے میں ریشما ایسی اجلی اور نکھری تھی، صابرہ کو لگتا تھا ریشما کو تو اچھے سے اچھے رشتے میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ نکلتا قد، کھلتا رنگ، ریشما کے مقابلے میں صابرہ کی اپنی بیٹی شاہدہ کیسی یتیم یسیر سی لگتی، سانولا پھیکا رنگ، چھوٹا سا قد۔ صابرہ کے لہجے میں بھی ریشما کے لیے حقارت دیکھ کر اماں برکتے کو بڑی تقویت ملی اور اسے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع مل گیا۔ وہ رازداری سے صابرہ کی طرف جھک کر بولی، ایک بات بتاؤں تمہیں، کسی سے ذکر نہ کرنا، بھائی ہماری بھی جوان بیٹیاں ہیں، کسی پہ تہمت لگائیں گے
तो कल को कोई हमारी बेटियों पे तोहमत लगा देगा। बस क्या करूं, मेरे दिल में तो बड़ी खुदा खौफी है। डर लगता है किसी की बच्ची पे इल्जाम लगाते। अल्लाह ने भी तो नेक औरतों पे इल्जाम लगाने को गुनाह करार दिया है ना। दिल तो करता था कि ये बात किसी से ना करूं, मगर अब पानी सर से गुजरता जा रहा है। बात क्या है अम्मा? साबरा ने बड़े इश्तियाक से पूछा। चंद दिन पहले मैं ठेकेदार के यहाँ गई। रात का वक्त था, मुबारक देकर आ रही थी। मेरी आंखों ने क्या देखा? एक लड़की है, काली चादर में लिपटी हुई, किराएदार की बैठक से निकली है। उसकी चाल, उसकी ढाल सब बताती थी कि किस चक्कर में आई थी। क्या? साबरा का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। उसकी नजरें काली चादर ओढ़ी रेशमा पे जम गईं। काली चादर तो हमारे मोहल्ले में सिर्फ रेशमा रहती है, साबरा बोली। इसीलिए तो आजकल मैं इस पे नजर रखती हूँ। और ये देखो कितनी खिली खिली फिरती है। फिर क्या किया जाए अब? अम्मा ने साबरा से पूछा। करना क्या है? इसके माँ बाप को जाके बता दो। अरे माँ बाप को बता दूं जैसे वो तो मेरी बात पर यकीन कर लेंगे। फिर ऐसे करते हैं, किसी दिन इसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। आखिर हमारी भी जवान बेटियां हैं, उन पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे लोगों को तो मोहल्ले से जूते मार के निकलवा देना चाहिए। देखो अम्मा, तुम अभी किसी से जिक्र ना करना, हम सिर्फ इस पे नजर रखेंगे। अभी वो दोनों बातें कर रही थीं कि नया किराएदार मोइन गली से गुजरा। उसे देखकर रेशमा मुस्कुराने लगी और पास बैठी रशीदा के कान में लगी कोई सरगोशी करने। साबरा और अम्मा ने मायनी खेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कह रही हूँ अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। रेशमा के तेवरों ने सब बता दिया है। फिर अभी कुछ ही दिन गुजरे थे जब अम्मा के साथ साथ साबरा भी रेशमा पे नजर रखने लगी। उन्हीं दिनों रेशमा के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया। लड़का किसी सरकारी स्कूल में मास्टर था। लड़के की माँ ने रेशमा को किसी के घर देखा था। रेशमा थी ही ऐसी जो एक नज़र डालता उसे पसंद आ जाती। उस औरत को अपने बेटे के लिए रेशमा पसंद आई। सो पता पूछती पुछाती इस मोहल्ले में आई थी। रेशमा की माँ बड़ी सीधी थी, दमे और जोड़ों के दर्द में एक अरसे से मुब्तला थी। ज़्यादा चलना फिरना उसके लिए महाल था। उसने अपनी तरफ से मोहल्ले की सबसे सयानी बयानी औरत अम्मा बरकते को अपने पास बुला लिया कि आने वाली से अच्छे तरीके से बात भी कर लेगी और मुझे कोई मुनासिब मशवरा भी दे देगी। अम्मा उस औरत की सादगी और शराफत देकर सोच में पड़ गई कि कैसी मनहूस और बदकिरदार लड़की के लिए रिश्ता लेकर आई है। ऐसे नेक लोगों में अगर ये बदकिरदार लड़की ब्याह कर चली गई, उनकी तो आने वाली नस्लें भी तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। रेशमा की माँ ने सदीक से मशवरा करके जवाब देने का कहकर उस औरत को रुखसत किया। लड़के की माँ ने कहा वो चंद दिन तक दोबारा आएगी, मगर इस बार खाली हाथ नहीं जाएगी। रेशमा को अपने बेटे के नाम करके ही जाएगी, क्योंकि रेशमा उसे दिलो जान से पसंद आ गई है। वो औरत बातें करते करते अम्मा बरकते के साथ ही रेशमा के घर से निकली थी। अम्मा उसे बातों बातों में अपने घर ले आई। लड़का आखिर को मास्टर था और अम्मा की अपनी जवान जहान फारिया बैठी हुई थी। अम्मा ने सोचा रेशमा की निस्बत तो फारिया ही उसके लिए बेहतर रहेगी, शरीफ और सुलझी हुई लड़की। और फिर जब अम्मा बरकते ने उस औरत को रेशमा और नए मोहल्लेदार के दरमियान चलने वाले चक्कर के बारे में तफसील से बताया और साथ ये भी कहा कि बहन, मैंने उस रात इसे उसके घर से अपनी आंखों से निकलते देखा। बड़े तेज तेज कदम उठाती जा रही थी। माँ बाप ने खुली छूट दे रखी है, अब आगे जो तुम्हारी मर्जी। वो अम्मा की एहसानमंद थी कि इस औरत ने रेशमा के किरदार के बारे में बताकर उसकी आने वाली नस्लें खराब होने से बचा ली हैं। हुस्न भी कितना बड़ा धोखा है, इंसान कैसे इसके जाल में फंस जाता है। वो तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी कि कैसे धोखे से बच गई। तभी अम्मा ने फारिया को चाय लाने को कहा और उस औरत को बताने लगी, देखो भाई, मेरी बेटी भी तो है, बड़ी नेक और सीधी, 5 वक्त की नमाजी है। जिस घर जाएगी मानो उस घर की नस्लें संवर जाएंगी। औरत ने सर से पैर तक गौर तक फारिया को देखा और पुरसोच अंदाज में सर हिलाने लगी। मैं तो इसके लिए कोई अच्छा बर ढूंढ रही हूँ, अकेली जान हूँ, जाने कब बुलावा आ जाए, इसके हाथ पीले करके फर्ज पूरा करना चाहती हूँ। अम्मा बड़ी घाघ थी, उसका तीर ऐन निशाने पे जाके लगा था। जाते जाते वो बड़ी गर्मजोशी से अम्मा से मिली थी और बोली, जल्द आपके घर आऊंगी, उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगी। उधर रेशमा के माँ बाप कितने ही दिन उस औरत का इंतजार करते रहे। वो हैरान थे कि खुद ही इतनी चाहत से रिश्ता मांगने आई और खुद ही दोबारा नहीं आई। इस वाक़े का अलबत्ता रेशमा ने कोई असर न लिया। वो बड़ी खुश रहने वाली, लापरवाह और लाउबाली सी लड़की थी। जब भी बाजार जाती सारे मोहल्ले वालों से पूछती रहती, किसी ने कुछ मंगवाना है तो बता दें।
अम्मा या साबरा अब उस पर कुछ ज़्यादा नज़र रखने लगी थी। दोनों ने तय कर लिया था कि जब भी यह बाजार जाएगी हम में से कोई एक इसका पीछा ज़रूर करेगी या किराएदार की बैठक की तरफ नज़र रखेगी। अभी तक उन्हें अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तक उन्होंने किराएदार की बैठक में उस काली चादर वाली को जाते ना देखा था। अलबत्ता उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। और फिर एक दिन जब फारिया की तबीयत ख़राब थी, मोहल्ले ही के कंपाउंडर के पास, जिसके पास सब लोग दवा लेने जाते थे, अम्मा बरकतें फारिया को साथ लेकर उधर ही जा रही थी कि उसने रेशमा को देखा। उसका माथा ठनका, वही काली चादर लपेटे शायद बाजार ही जा रही थी। दवा और फारिया को भूलकर अम्मा बरकतें सीधी साबरा के घर पहुंच गई। फारिया उसके साथ ही थी। अभी वो उससे बात करने वाली थी कि उसने देखा रेशमा हंसती हुई वहीं चली आई। साबरा की बेटी शाहिदा बर्तन धो रही थी। रेशमा ने उससे पूछा, शाहिदा मेरे साथ बाजार चलोगी? कढ़ाई के लिए धागे लेने हैं। साबरा ने इशारे से अपनी बेटी को मना कर दिया, जैसे कह रही हो इस बदकिरदार के साथ मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। माँ के कड़े तेवर देखकर शाहिदा तो वहीं चुप हो गई। मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेली ही चली जाती हूँ, रेशमा ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया और ये कहकर वो वहाँ से चली भी गई। अम्मा ने साबरा को आंखों ही आंखों में इशारा किया, जैसे कह रही हो कि आज हम चोर पकड़ ही लेंगे। फारिया की तबीयत खराब थी। वो कितनी देर दूर चारपाई पे बैठी अपनी माँ के फारिग होने का इंतजार करती रही। अम्मा मेरे साथ दवा लेने चलो, बिलाखिर उसने आकर अम्मा को कहा। अम्मा चंद लम्हे सोचती रही और फिर बोली, तुम चली जाओ, ये करीब ही तो डिस्पेंसरी है, पहले भी तो दवा लेने चली जाती हो। अच्छा अम्मा। फारिया का चेहरा एकदम खुशी से तमतमाने लगा। उसने अपना मलमल का सफ़ेद दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ा और बाहर निकल गई। मोहल्ले में ही तो जाना था और यूं भी अम्मा को अपनी फारिया पर मुकम्मल एतबार था। फारिया को यूं अच्छी तरह दुपट्टा लपेटे जाते देखकर अम्मा सोचने लगी, एक तरफ उसकी ये बाहया, फरमाबरदार और नेक बेटी और एक तरफ वो मनहूस काली चादर वाली। तकरीबन 1 घंटा अम्मा और साबरा किराएदार की बैठक पे नज़र रखे बैठी रहीं और फिर उनकी दिली मुराद पूरी हो गई। क्या देखा, काली चादर लपेटे कोई हल्के हल्के कदमों से चलती किराएदार के दरवाजे तक गई, दस्तक दी और अंदर चली गई। वो दूर से बैठी ये सब देख रही थी। दोपहर सर पे आ गई थी, धूप बढ़ती जा रही थी। अम्मा इंक्वायरी के चक्कर में फारिया की बीमारी भूल चुकी थी, ताहम उसे इत्मीनान था कि फारिया दवा लेकर घर वापस आ गई होगी। अब उसे हर हाल में चोर पकड़ना है। दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया और किराएदार की बैठक की तरफ बढ़ गई। बैठक के करीब पहुंचकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अम्मा ने आगे बढ़कर बंद दरवाजे पे बड़ी जोर से दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खुला, दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो इसका मतलब साफ था किराएदार भी अंदर मौजूद है। अम्मा ने फिर दस्तक दी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाती रही। दरवाज़ा खुला और किराएदार का घबराया हुआ चेहरा उनके सामने था। क्या बात है? वो बौखलाया हुआ था। बात भी बताती हूँ, पहले अंदर तो आने दे, अम्मा ने कहा। अंदर मेरे मेहमान बैठे हैं, बाहर से ही बताओ क्या बात है। उसने हाथ से अम्मा को बाहर रोकने की कोशिश की तो अम्मा ने एक जोरदार धक्का देकर किराएदार को पीछे फेंका। अरे हटो ज़रा, मैं भी तो देखूं कौन से खास मेहमान हैं जो दिन चढ़े और रात के अंधेरों में तुम्हें मिलने आते हैं। क्या समझते हो अम्मा बरकतें कोई दूध पीती बच्ची है? मोहल्ले वालों की आंखों में भले धूल झोंक लो, पर अम्मा बरकतें की नज़र बड़ी तेज है, मुझसे नहीं बच सकते तुम बच्चों। उसे बुरा भला सुनाती अम्मा कमरे में दाखिल हुई। एक कोने में वो काली चादर में लिपटी दीवार की तरफ मुँह किए थर थर कांप रही थी। बेगैरत! अम्मा ने गुस्से में आगे बढ़कर उसकी चादर खींचकर उतार दी। जलील! और फिर गालियों का एक फवारा अम्मा के मुंह से फूट बहा। कुछ माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल किया होता। साबरा भी गुस्से में आगे बढ़ी और फिर ठटक के वहीं की वहीं खड़ी रह गई, क्योंकि उनके सामने शोखो चंचल हसीनो जमील रेशमा नहीं बल्कि फरमाबरदार और बाहया फारिया खड़ी थी। बिखरे बालों समेत लरसती कांपती अम्मा बरकतें को तो जैसे सकता हो गया। बाहर उनके शोर और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने के बाइस हजूम जमा था। अम्मा ने एक नज़र अपनी कम गो और शरीफ बेटी पे डाली, दूसरी नज़र बाहर जमा होते लोगों पे। तभी उसकी नज़र रेशमा पे पड़ी, जो फारिया का सफ़ेद मलमल का दुपट्टा ओढ़े, हाथ में कढ़ाई के धागे पकड़े हैरान परेशान खड़ी थी। तब अम्मा को एक पल में सब याद आ गया। फारिया तो डॉक्टर के पास दवा लेने गई थी और
پھر ساری گتھی اس ایک پل میں سلجھ گئی۔ اس کے گھر کا ایک دروازہ بازار کی طرف کھلتا تھا جہاں اس نے کرائے پر دکانیں دے رکھی تھی اور زیادہ تر اس دروازے کو تالا لگا کے رکھتی تھی۔ اسی چور دروازے کو استعمال کر کے فاریہ نے اپنے کردار کے اجلے دوپٹے کو اس میلی چادر سے بدلا تھا۔ دراصل فاریہ دوا لینے نہیں بلکہ اس کرایہ دار سے ملنے کے بہانے ریشما کی چادر لینے گئی تھی اس کے گھر۔ تو کیا اس دن بھی کالی چادر اوڑھے فاریہ ہی تھی جو؟ اس کے بعد اس کے جسم سے جیسے جان نکلنے لگی۔ باہر کھڑے لوگوں کی نظروں سے چھلکتی نفرت اسے اس گناہ کا صلہ لگ رہی تھی جو اس نے ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی پر الزام لگا کر کیا تھا اور اس کا رشتہ ہونے سے پہلے ختم کروا دیا تھا۔ بے ہوش ہو کر گرنے سے پہلے اس کے ذہن میں آخری خوفناک خیال یہی آیا تھا کہ ریشما کو تو دوسرا رشتہ مل ہی جائے گا، مگر اس کالی میلی چادر میں لپٹی فاریہ کی ڈولی لینے اب کوئی نہیں آئے گا۔